हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ जो प्री बोर्ड एग्जाम 2026 में हुआ है, जो विज्ञान का है, उसका पूरा सोल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन है, हुआ है 2026 में, लेकिन यहाँ लिखा गया है 2025, क्योंकि ये 2025 से 26 तक चलेगा, इसलिए है 2026 में हुआ है जो प्री बोर्ड का पेपर विज्ञान का। मैं उसका पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं आप लोग को कराऊंगा। अगर ये सब आप कर लेते हैं तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन क्या हो, यूपी बोर्ड के एग्जाम में फंस जाए। तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है, मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कराऊंगा, जितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होंगे सभी को, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है। सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है, तो जानते हैं विक्षेपण सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है, तो कैसा दिखता है, नीलाभ दिखता है, मतलब नीला मतलब नीला दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन अब मैं दिखाऊंगा नहीं, अब सारे क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चन को मैं कराते चलता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पर देख लीजिए। पहला है, श्वेत प्रकाश की किरण कांच के बने त्रिभुजाकार जो है प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है। सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। ऑप्शन सही था। अगला है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान कैसे दिखा था, नीलाभ दिखा था। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है, किसी वस्तु का सीधा आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में से कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है ना, उस वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब देखने के लिए। अगला है, उत्तल द्विउत्तल यानी उसको उभयोत्तल लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो आप जानते हैं कि मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए लेंस की बात किया, तो देखिए आपको ये बता दें, ये लेंस है और इसका जो होता है ये मुख्य अक्ष है। अगर कोई भी किरण अगर इस प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, समान मान वाले तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में क्या करता है, जोड़ा जा गया है। इस संयोजन में उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा, तो आप जानते हैं कि 1/3 होगा, ठीक है ना, प्रतिरोध की तुलना में, क्योंकि बट्टी में क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि तीनों समांतर क्रम में है। तो उनका बोला कि एक प्रतिरोध मतलब जान सकते हैं आप, इसका फार्मूला जो होता है आप देख सकते हैं कि 1/R1 हो जाएगा, प्लस का 1/R2 हो जाएगा, प्लस का 1/R3 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 1/R के। तो कह रहा है इसका एक प्रतिरोध कितना होगा, तो आखिर 3 प्रतिरोध होते हैं, 3 में ऊपर 1 हो जाएगा, तो यही बोला है 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/3 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो सरल रेखीय होगा। तो कह रहा है कि एक वृत्ताकार धारावाही, क्योंकि देखिए वृत्ताकार और कह रहा है धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो वो एक सरल रेखा में होगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका सही था, ए नंबर। अगला देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो देखिए Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समजाति युग्म है, तो देखिए समजाति युग्म का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही जात की जिसमें क्रियात्मक समूह, देखिए यहाँ HCHO, यहाँ पर देखिए CH3CHO, तो दोनों में एक ही है ना, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, इसलिए एक समजाति है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, तो जो कॉपर होता है क्या होता है, किसी भी यौगिक से ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है ना, क्योंकि उससे कम क्रियाशील होता है। अगला है, 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो देखिए इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, एक होता है अनिल, एक ट्रिक याद रखना, और एक को याद रखना छलनी, ठीक है ना, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब पढ़िए यहाँ पर क्या बोला है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब अम्ल का मान क्या होता है, अम्ल का मान जो होता है, सॉरी इसका आंसर नहीं लिखा गया, 1 मिनट। तो आप इसका देख सकते हैं, जो ग्राहक कह रहा है कि 1 बिलियन के लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब उसका मान जो होगा, इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर जो होगा 6 होगा, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल का मतलब ये 7 से कम होगा, तो यही तो है ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, बाकी सब ये क्या है, अधिक है, और ये कम है, इसका मतलब ये अम्ल होगा, ठीक है ना। अगला है, पीतल है, तो ये पीतल क्या है, एक मिश्र धातु, मतलब कई लोगों से मिलकर बना होता है ना। निम्नलिखित में से किस यौगिकों में कीटोन समूह उपस्थित है, चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें कीटोन समूह उपस्थित है, तो देखिए इसमें तो CHO है, यानी एल्डिहाइड है, इसमें देखिए
इसमें क्या है CHO है, यहाँ पर यहाँ पर CH3 CO CH3। इसमें क्या है, इसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि CHO, यहाँ भी CHO है, यहाँ भी CHO है, यहाँ पर COOH है, बस यहीं पर कीटोन दिख रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, यही सही होगा। यार मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो क्षुद्रांश होता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो इसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ फ्लोएम का। देखिए यहाँ एक ट्रिक इसका ये है कि एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है जल से जल, यानी ये जल को और जल में मिले खनिज लवणों को क्या करता है, सारे भागों तक पत्तियों में पहुंचाता है पेड़ में, ठीक है ना। जो पेड़ होता है उस पेड़ के सारे भागों में क्या करता है, जाइलम अपना खनिज लवण और जल पहुंचाता है। इसका मतलब फ्लोएम जो हो गया, ये प्रकाश की जो ऊर्जा ग्रहण करता है वो सारे भागों तक पहुंचाता है। देखिए ये लिखा गया है। खाद्य पदार्थों का वहन स्थानांतरण करना इसका जो काम होता है, ठीक है ना, खाद्य पदार्थों का वहन और स्थानांतरण करना। अगला है मानव में इंसुलिन का कार्य क्या है, तो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो उसको व्यक्ति को क्या होती है, शुगर का मरीज होता है, इसलिए इंसुलिन क्या होना चाहिए, अधिक रहना चाहिए, जिससे क्या करता है रक्त को क्या करता है, कम करता है, रक्त में जो शुगर होता है उसका लेवल कम करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र है, तो उसका देखिए नर जनन तंत्र बोल रहा है यहाँ पर, देखिए तो नर जनन तंत्र बोल रहा है। इसमें से नर जनन तंत्र देखो, अंडवाहिका जो होता है तो स्त्री का होता है, गर्भाशय स्त्री का होता है, अंडाशय स्त्री का, शुक्राणु का जो शुक्राशय जो होता है क्या नर जनन तंत्र, तो इसलिए शुक्राशय ऑप्शन सही होगा। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो चर्च से किया था। चर्च को गिरजाघर कहा जाता है, चर्च जो होता है इसको गिरजाघर हिंदी में कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चर्चित में था कि ये इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ये होगा गिरजाघर में, ठीक है ना, मतलब चर्च बोला जाता है इसको। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो ये पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, ठीक है ना, क्योंकि पुरुष में XY पाए जाते हैं, जिसकी वजह से डिपेंड करता है कब लड़की हो गया, कब लड़का हो गया लड़की होगा, तो पुरुष पर डिपेंड करता है उसके शुक्राणु पर यानी गुणसूत्र पर। अगला है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाहन होता है, तो एक दिशी होता है। जो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है क्या होता है, एक दिशी होता है, एक दिशा में होता है। तारों के अगला देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तारों का टिमटिमाना जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं नजर आते, समझाइए। तो देखिए क्या है, तारे टिमटिमाते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय वायुमंडलीय अशांति के कारण विचलित होती है। मतलब कई सारे परतें होती है वायुमंडल में, तो जब वहाँ से किरण आती है तो वहाँ से परतों से टकराती है, जिसकी वजह से क्या होती है, विचलित हो जाती है अपने मार्ग से। तो यह विचलन प्रकाश की किरणों को बार बार क्या करता है, मोड़ता है, जिससे तारे चमक में उतार चढ़ाव होता है, जिससे हम टिमटिमाना कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि देखिए जब ये क्या है प्रकाश की किरण, यहाँ पर बहुत सारी परतें होती हैं, ऐसे बहुत सारी परतें होती है। जब यहाँ पर मान लीजिए तारा एक रखा है तारा, और जब यहाँ से आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, इसका किरण अगर आ रहा है तो यहाँ से अविलंब डालेंगे, तो ये क्या होगा, अगर सघन माध्यम में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा। फिर अगर यहाँ आएगा तो फिर यहाँ पर एक अविलंब खींचेंगे, फिर इधर झुक जाएगा। तो कई सारे परतों में अब इसका मार्ग जो होता है विचलित हो जा रहा है, ठीक है ना, तो टिमटिमाते नजर आता है। वहीं ग्रह का पृथ्वी के नज़दीक होते हैं, जो ग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के नज़दीक होते हैं और वे एक बड़े क्षेत्र से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए उनकी रोशनी वायुमंडल में कम विचलित होती है। इस कारण ग्रह जो होता है स्थिर और टिमटिमाए बिना दिखाई देते हैं। मतलब जो तारे होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रह से बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनका जब किरण हमारे पृथ्वी पर आता है तो क्या होता है, टिमटिमाते नजर आते हैं। लेकिन ये ग्रह जो होते हैं नज़दीक होते हैं, इसलिए इनका प्रकाश जो होता है डायरेक्ट हमारे पास आ जाता है और ज़्यादा मार्ग से विचलित नहीं होता है, इसलिए टिमटिमाते नहीं है। अगला है विलंबित सूर्य क्या होता है, उपयुक्त चित्र सही समझाइए। तो देखिए विलंबित क्या होता है, विलंबित का मतलब ये होता है, नहीं कहते विलंब मतलब देर। मान लीजिए यहाँ पर ये पृथ्वी है और ये ऐसे है, तो सूर्य क्या होता है, अगर यहाँ पर अगर आ गया डूब गया, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़ा होकर देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, तो अगर सूर्य क्या होता है डूब जाता है तो भी थोड़ा देर तक हमको सूर्य यहाँ ऊपर दिखाई देता है, ये विलंबित होता है। विलंबित मतलब तो कुछ देर तक दिखता है, सूर्य भले यहाँ जाता है लेकिन उसका क्या होता है, यहाँ पर उसका वो दिखता है, अभी सूर्य का जो चित्र होता है यहाँ ऊपर थोड़ा उठ के दिखता है, ठीक है ना। तो वही विलंबित का मतलब। देखिए पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी की कक्षा के कारण, जो पृथ्वी की कक्षा होती है उसके कारण सूर्य की स्थिति प्रकाश में बदलती रहती है। प्रकाश में क्या होती है, बदलती रहती है। वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन सूर्य को क्षितिज के नीचे होने के बाद भी दिखाई देता है। मतलब ये सूर्य का जो क्षितिज है, क्षितिज इसी बोला जाता है क्षितिज, और वो नीचे होता है सूर्य को, ठीक है ना।
क्षितिज से नीचे होने के बाद भी क्या होता है, दिखाई देता है, जिससे सूर्यास्त विलंबित प्रतीत होता है। और यहाँ पर देखिए इसका चित्र है, यहाँ पर ये दिखाया गया पृथ्वी का सतह है, ये आकाश है, और यहाँ पर सूर्य, और ये क्या है उसका क्षितिज है, क्षितिज है। तो इसलिए क्या होता है, विलंबित की अवस्था में क्या होता है, सूर्य डूब भी जाएगा तो भी थोड़ी देर तक हम क्या होता है, ऊपर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये इसे आपको लिख देना है इस पेपर में, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष देखिए, निकट दृष्टि दोष को मैं बता दिया 2024 का जो क्वेश्चन है 23 नंबर यूपी बोर्ड का जो 2000 क्वेश्चन करवाया था, यूपी बोर्ड का 2024 का जो प्रश्न करवाया हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना, उसमें लिखा गया है निकट दृष्टि दोष के बारे में क्या होता है और उसका निवारण, और सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वहाँ इसको लिखा नहीं, और वहाँ पर देख सकते हैं सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जब अवतल लेंस की बात करता है ना, तो अवतल लेंस में क्या होता है, इसका जो पी होता है यानी कि क्षमता जो होता है ये भी निगेटिव होता है, ठीक है ना, और इसका जो फोकस दूरी होता है ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है, दोनों निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण है, अतः फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में, क्योंकि 50 दिया था तो ये माइनस में होता है। क्षमता बराबर होता है, क्षमता जो निकलता है ये जो देखिए सेंटीमीटर में दिया है इसलिए ऊपर 100 रहेगा, अगर मीटर में रहता है तो यहाँ ऊपर 1 रहता है और यहाँ मीटर रहता है, तो 100 है। अब बटे में एफ का मान जो होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, या पी इक्वल टू होता है 100/f होता है, ठीक है ना, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हमने एफ की जगह क्या रख दिया, 50 रख दिया, ये 50 दूना 100 तो -2 आए ना। अब देखिए मैं बताया क्या हूँ, इसका जो क्षमता होता है वो भी माइनस में होता है, देखिए माइनस में है ना, और ये डी फॉर डायोप्टर इसका मात्रक होता है क्षमता का, ठीक है ना, तो ये लगाना है। अगला है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए विद्युत चालक क्या होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई के समानुपाती, मतलब जो चालक होता है ना उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ये लंबाई है। और उसमें क्या है, कह रहा है कि जो विद्युत चालक का प्रतिरोध, तो आर जो होता है, आर उसके चालक के समानुपाती होता है, यानी अगर लंबाई बढ़ा देंगे, अगर किसी भी इतना मोटा है इसको लंबाई अगर बढ़ा दें उसका प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, ये बोला था, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा लंबाई बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है ना, ये समझिए। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब ये है कि देखिए मान लीजिए एरिया इतना है, और जब एरिया इतना है तो इसमें प्रतिरोध भी क्या होंगे, वो दूर दूर होंगे, तो रुकावट इसमें कम होगी। लेकिन इसी को अगर मैं एरिया कम कर दूं तो इसमें रुकावट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तो ये तो बोला गया, ये एरिया की व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एरिया अगर बढ़ा दें, एरिया बहुत ज़्यादा चौड़ा कर दे, पहले इतना था तो रुकावट बहुत ज़्यादा था प्रतिरोध, लेकिन इसको चौड़ा कर दिया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। इसका मतलब प्रतिरोध एरिया को बढ़ाया तो प्रतिरोध कम हुआ, तो उल्टा नहीं हो गया, वो बढ़ रहा है कम घट रहा है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है तापमान के समानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा तापमान बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अगला पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, मतलब पदार्थ कैसा है, धातु है कि अधातु है, क्या है, उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना, उस हिसाब से ये रुकावट इसमें उत्पन्न होता है। अगला देखिए प्रतिरोध का पार्श्व श्रेणी संयोजन क्या होता है, इसको सूत्र से समझाइए। पार्श्व का मतलब होता है समांतर क्रम भी पूछ सकता है, इसका नाम जो होता है पार्श्व का मतलब यहाँ समांतर भी हो सकता है, ठीक है ना, तो दोनों नाम इसी के हैं समांतर के। देखिए 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3, इन तीनों को मैंने प्रतिरोध से जोड़ दिया है, R1 R2 R3 को, तीनों को देखिए समांतर क्रम में जोड़ा है, और इनका एक ही सिरे से इन जो तीनों प्रतिरोध है इनका प्रथम सिरा जो होता है एक बिंदु से, और इनका दूसरा सिरा जो होता है दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें धारा I1 I2 I3 तीनों धारा बदल जा रही है, इसमें वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है ना, तो धारा यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे, देखिए इस सभी के पहले सिरे एक ही बिंदु से, देखिए एक ही बिंदु से, तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों, तो देखिए दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। इस प्रकार के संयोजन में हम सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है, जो इसमें विभवांतर बहता है ना, विभवांतर जो जाता है एक ही होता है, इसमें मतलब सेम होता है, जितना इसमें जाएगा 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट 5 वोल्ट सब में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो अब देख सकते हैं कि उसमें पूछा था, यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया था इसने कि पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, इसको सूत्र सहित समझाया था। देखिए इसका सूत्र ये होता है, समान 3 प्रतिरोध थे तो तीनों को मैं देखिए 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था, अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और कह रहा है इस 2 नंबर में, तो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए फ्लेमिंग का 2 नियम है, एक दाएं हाथ का नियम है और एक बाएं हाथ का नियम, तो मैं इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप एक ट्रिक याद रखेंगे दूसरा ऑटोमेटिक याद है। ब से बाएं हाथ का नियम और ब से बल की दिशा ज्ञात करने वाला, ठीक है ना। बाएं हाथ का नियम से क्या ज्ञात होता है, बल की दिशा, इसका मतलब दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा ज्ञात होगी, यही 2 चीज़ होता है, एक होता है धारा और एक होता है बल की दिशा ज्ञात करना। तो ब से बायां, ब से बल की दिशा ज्ञात करना, तो जब ये ब से बायां और बल ज्ञात हो गया तो इसका मतलब जो अगला बचा दाएं हाथ का नियम धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, ये ट्रिक था इसका, ठीक है।
अब देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है समझाइए। देखिए हम ये दाएं हाथ का नियम बोला है, तो दाएं हाथ का नियम ये है, ठीक है ना। तो बोलेंगे दाएं हाथ का अंगूठा, ये दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियां थी, दोनों इसके पास वाली दोनों उंगलियां यही वाली हैं, दोनों अंगुलियों को इस प्रकार लंबवत फैलाई थी, एक दूसरे के इसे लंबवत फैलाएं, मतलब ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत, तीनों एक दूसरे के लंबवत है फैलाएं। तब यदि पहली अंगुली, जो पहली अंगुली ये वाली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा जो है वो चालक की दिशा को, देखिए ये जो अंगूठा है चलने की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली अंगुली क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा को बताइए। देखिए दाएं हाथ का नियम धारा की दिशा तो बताया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये साउथ है और ये नॉर्थ है। आपको पता है कि नॉर्थ से किरणें जो होती हैं निकल कर साउथ की ओर जाती हैं, ठीक है ना। और देखिए यही है उसका मैं थोड़ा सा यहाँ चित्र बना दिया हूँ। ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वाला जो बीच वाली अंगुली होती है धारा की दिशा, और ये वाला जो है चालक में गति की दिशा को बताता है। ये चित्र नहीं बनाना रहता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना दिया हूँ। ये दाएं हाथ का नियम ऐसे बना है, ठीक है ना। और देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है इसमें ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। अगला देखिए, अगला तो इसमें अगला क्या था, अगर देखिए आपको अगर बोल सकते, अगर ये क्वेश्चन में अगर नहीं आपको समझ में आएगा, अगर ये बोला है कि प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन को सूत्र सही समझाइए, 4 नंबर में पूछा, अगर इसको प्रूफ करने के लिए भी कहेगा तो प्रूफ भी करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं आता प्रूफ करना तो बताइए, मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा दूँगा कैसे होता है। कि जो ये फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस का 1/r3, ये फार्मूला कैसे आता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो ये 4 नंबर में आता है। तो देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब ये चालक तार है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जाहिर सी बात है ये हीट होगा, तो प्रवाहित होती है तो उसका ताप बढ़ने लगता है, मतलब इस चालक का ताप क्या होगा, बढ़ने लगता है। ताप बढ़ने की यह घटना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस चालक तार में, तो इसका ताप बढ़ने लगा, इसी ताप बढ़ने की घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। इसका मात्रक कैलोरी होता है, ठीक है ना। अब देखिए ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय, तो ऊर्जा को एच से यहाँ दर्शाएंगे और शक्ति को पी से और समय को टी से। तो यहाँ फार्मूला देखिए एक चीज जान लीजिए, पी बराबर होता है, फार्मूला जो होता है शक्ति बराबर होता है V इंटू आई होता है, तो इसी की जगह रख देंगे इसी में, ठीक है ना। रखिए देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर रखा गया एच इक्वल टू हो गया क्या, वी आई इंटू टी हो गया। अब देखिए वी बराबर आई आर भी होता है, इसलिए वी की जगह फिर क्या रख देंगे आई, तो यहाँ जब आई आर रखेंगे तो 2 बार आई हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर टी, जहाँ एच क्या है उष्मा ऊर्जा है, यही बस लिख देना था आपको, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा था न्यूमेरिकल है, तो आप ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल, ये 4 नंबर का पूछा गया है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल है। तो देखिए और कह रहा है कि उसके सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। पहले देखिए क्या कह रहा है 6 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड कह रहा है कि 216 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके बीच सिरों के बीच विभवांतर, इन 2 चीज़ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहला आई और दूसरा विभवांतर, इन 2 चीज़ ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखिए पहले क्या है, आर बराबर दिया है 6 ओम, समय बराबर दिया है प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, और ऊर्जा उसने कहा है कि 6 जूल यानी ऊर्जा दे दिया है, एच बराबर ये दे दिया इतना। आई हमको ज्ञात करने के लिए कहा, अभी मैं आपको फार्मूला बताया, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, इसका मान 216 दिया था, आई का मान हमको नहीं पता है ज्ञात करना, आर का मान 6 दिया था, टी का मान 1 दिया था, तो ये 6 का नाम 6 होगा, अच्छा इसके डिवाइड में जाएगा इस वाले को, तो यहाँ बचेगा आई स्क्वायर बस, तो आई स्क्वायर और ये 6 जो इसकी 216 के नीचे गया है इसको काटेंगे 36 बाद में कटिएगा, यहाँ जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ेगा, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आई बराबर 6 एम्पियर की धारा पता चलेगी। विभवांतर पूछा था, विभवांतर वी बराबर होता है आई आर होता है, आई का मान 6 है, आर का मान 6 है, दोनों का गुणा करेंगे 36 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ये बस देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था, फार्मूला बस यही इंपॉर्टेंट था, ये फार्मूला आपको याद है तो आराम से देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है जो है ये 4 नंबर का पूछा गया था, 4 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, और ये वाला जो था क्वेश्चन, ये वाला विद्युत धारा वाला, ये भी 4 नंबर का था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो ये वाला है घरेलू विद्युत परिपथ में, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसने बस ये पूछा था कि घरेलू विद्युत परिपथ में जीवित तार, भूसंपर्क तार तथा उदासीन तार के आवरण के रंग लिखिए। बस रंग लिखने में देखिए नंबर मिल जा रहा है, जीवित तार जो होता है वो लाल रंग का होता है, भूसंपर्क तार हरा रंग का होता है, उदासीन तार देखिए काला रंग का, बस 2 नंबर इससे मिल रहा है बस नाम बताने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ गए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए मैंने इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया रहता है मैं अथवा देखिए ये करिए चाहे ये करिए, इन दोनों में से किसी एक को करना था तो अथवा करके दिया, मैं दोनों क्वेश्चन करा देता ताकि अगर ये नहीं आया तो ये कर लीजिए, ये नहीं आया तो ये कर लीजिए, इसलिए अथवा सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, जितना भी अथवा करके दिया रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर अथवा करके दिया रहेगा, देखिए यहाँ भी अथवा करके दिया है तो अथवा करके चाहिए वाला चाहिए, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ भी अथवा करके दिया है यहाँ पर भी, तो ये सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए जिंक कार्बोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक कार्बोनेट जब क्रिया करता है जिंक कार्बोनेट
और कह रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसका कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक कार्बोनेट है। इनको जब गर्म किया गया होगा, उसमें दिया गया होगा, टूटे होंगे तो जिंक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में। ये देखिए जिंक एक बार, कार्बन एक बार, ऑक्सीजन या 3 बार, यहाँ 1 2 3, यहाँ बैलेंस है पहले से, बस यही हो गया, आंसर हो गया इसका। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस में क्रिया करेंगे, Cl बनता है, दो बार था तो इसलिए मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दिया, सब बैलेंस हो गया। 2 बार हाइड्रोजन 2 बार क्लोरीन, 2 बार हाइड्रोजन 2 बार क्लोरीन, बैलेंस हो गया, बस इतना ही करना है। अगला देखिए मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दो मत देखिए अभी, यहाँ पर देखिए अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ बैलेंस करने का तरीका बता रहा हूँ, देखते सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा पहले इधर देखिए, इसको मत देखिए, सबसे ज़्यादा मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन भी है, दोनों में बराबर है, तो कोई हाइड्रोजन 2 बार है, तो मैं यहाँ देखो हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ 2 से गुणा किया, जैसे ही 2 से गुणा किया हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन 2 बार हो गया, और क्लोरीन पहले से 2 बार था, यहाँ पर मैग्नीशियम एक था, मैग्नीशियम एक है, तो ये आप ज़्यादा वाले देख के बैलेंस करते हैं, ऑटोमेटिक सब बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है ना, तैसे हो जाता है। अगला है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ये है देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड है। अगला है कह रहा है प्लस बेरियम आयोडाइड, तो ये बेरियम आयोडाइड, ये फार्मूला है उसका, और ये जब रिएक्शन करते हैं तो बोलता है पोटेशियम आयोडाइड बनता है और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। तो देखिए ये दो मत देखिए अभी, यहाँ पर देखिए ये भी दो मत देखिए, यहाँ पर Br2 जो है, Br2 ब्रोमाइड, ठीक है ना। अब देखिए ब्रोमाइड देखिए 2 बार है, और यहाँ पर देखिए 2 बार ब्रोमाइड है, 1 बार है, तो मैंने क्या किया, इसको 2 था तो यहाँ मैंने 2 से गुणा किया, 2 बार ब्रोमाइड है, लेकिन 2 बार के हो गया। अब 2 बार के हो गया तो मैंने यहाँ के 1 ही बार था तो यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ पर 2 से, तो 2 बार के हो गया, लेकिन जैसे ही 2 बार के से गुणा किया तब आई 2 बार हो गया, आई यहाँ 2 बार था ही, बेरियम एक बार, बेरियम एक बार, सब बैलेंस हो गया। अगला देखिए कह रहा है रासायनिक समीकरण देते हुए कारण सहित समझाइए, तो रासायनिक समीकरण देते हुए देखिए समझाना, इसको क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, यही वाला क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन हो गया, और ये वाला कराना है, रासायनिक समीकरण देते हुए कारण सही समझाइए। तो कह रहा है कि तनु H2SO4 में, तनु मतलब क्या होता है, पतला होता है, तनु H2SO4 में कह रहा है जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, परंतु सिल्वर डालने पर गैस नहीं निकलती है। तो चलिए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन था यहाँ पर, देखिए जब जिंक को तनु H2SO4 अम्ल में क्या कर डाला जाता है, तो कह रहा है जिंक जो होता है वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिंक जो होता है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। मतलब कोई भी अगर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ कॉपर जो है हाइड्रोजन को नहीं विस्थापित कर जाता है, बाकी जितने भी गैसें होते हैं लगभग क्या होते हैं, ये अधिक्रियाशील तत्व होते हैं और हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर देते हैं। जब ये जाएगा इसके स्थान से विस्थापित कर देगा तो इसका स्थान ले जाते हैं जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन को बाहर निकल दिया, यानी गैस बन के बाहर निकल गया। और एक कारण इसका और है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है जिंक ये अधिक्रियाशील तत्व है, इसलिए इसको हटा दिया। और मैं आपको बता दूं, जब धातु क्या होता है, जब हाइड्रोजन के साथ मतलब किसी भी हाइड्रोजन वाले यौगिक के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस हमेशा निकल जाता है। जब धातु किसी यौगिक के साथ क्रिया करे उसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस हमेशा निकल जाता है। कारण देखिए, जिंक एक सक्रिय धातु है जो H2SO4 के हाइड्रोजन आयनों के इलेक्ट्रॉन देकर उन्हें हाइड्रोजन गैस में बदल देता है। उन्हें इलेक्ट्रॉन देकर, मतलब ये जिंक धातु या धातु इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देकर क्या करता है, वो कह रहा है कि H2SO4 के हाइड्रोजन में आयनों को इलेक्ट्रॉन देकर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस में बदल देता है। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन था ये 2 नंबर का था, तो ऐसे आप लिख देंगे तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देख सकते हैं उसी में ये वाला पार्ट छूट गया था। देखिए जब सिल्वर को H2SO4 में डाला जाता है, कारण बताना है कि सिल्वर नहीं ऐसा कर पाता, तो जब सिल्वर को H2SO4 में डाला जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि जो सिल्वर होता है सिल्वर बहुत कम क्रियाशील होता है, तो कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि सिल्वर एक निष्क्रिय धातु है। निष्क्रिय धातु मतलब वो किसी से क्रिया ही नहीं करता है, और ये H2SO4 के हाइड्रोजन को विस्थापित यानी प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। जिंक जो होता है अधिक्रियाशील तत्व होता है, वो क्रिया करता है, और ये जो होता है निष्क्रिय धातु मतलब किसी से क्रिया नहीं करेगा तो हाइड्रोजन को कहाँ से विस्थापित कर पाएगा। मतलब इतना समझिए ताकतवर नहीं होता है, जिंक ताकतवर होता है, ठीक है। अगला देखिए कार्बन के सहसंयोजी आबंध को समझाइए। तो देखिए वह बंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपको अगर यहाँ 2 भाई हैं, एक यहाँ पर एक कमरा है और 2 भाई हैं, इन लोगों में झगड़ा हो गया और बीच में दीवार चलवाना, 2 लोग साझेदारी से दीवार चलवाएंगे ना, उसी को बोला जाता है साझेदारी। तो यही तो बोला गया है यहाँ पर साझेदारी सहसंयोजी। मतलब ये हुआ कि अगर कोई 2 तत्व हैं, जैसे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, इन दोनों में ये O कैसे बना होगा, O2 बंध कैसे बना होगा, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2 6 आता है। इसका होता है बात में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पर लग दिया, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ, 6 हो गए। इसके पास भी 2 4 और 2 6 हो गए ना। 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये क्रिया करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका बन गया। देखिए 2 2 4 2 6, और ये इसकी क्रिया करिए तो पूरा से ना ये इसको दिया ना ये इसको दिया, लेकिन दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए, तो आखिर साझा करके बंध बनाए थे तब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुए। इस तरह से क्या होता है, ये बंध बनता है। देखिए
पहला है एकल सहसंयोजी बंध। देखिए हाइड्रोजन जो होता है H2 कैसे बना, हाइड्रोजन के पास देखिए एक का इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, इसको अस्थायी होने के लिए अपवाद में नहीं आता, मतलब इसको कह सकते हैं कि इसको अस्थायी होने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो देखिए एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इससे क्रिया कर लेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इसकी साझेदारी कर लिया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया ना। अब इसके लिए भी 2 का काम करेगा, इसके लिए भी 2 का काम करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बंध बन जाता है, जिसको बोलते हैं क्या H2 यानी हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं साझेदारी का बंध। ठीक है ना, मतलब ना लिए ना दिए, दोनों लोग साझा कर लिए आपस में, समझौता। अगला देखिए कार्बन जो होता है ये मेथेन है, ये अभी एक सहसंयोजी बंध, मतलब ये भी क्या होगा, इसके पास 4 कार्बन के पास क्या होते हैं, बातम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इन लोगों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 इसके पास होता है कार्बन के, और एक एक इलेक्ट्रॉन इन लोगों से साझेदारी के लिए 8 हो गया, और इन लोगों का 2-2 हो जाएगा। देखिए सबका बन जाएगा। अब देखिए दुई सहसंयोजी बंध, ये आपको भी मैं समझाया। देखिए इससे क्रिया कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन, ये इससे क्रिया कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो डबल बॉन्ड, और O2 बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। अगला देखिए निम्नलिखित यौगिकों के कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नाम बताइए। चलिए आईपीएससी नाम बताना सिखाते हैं। देखिए निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नाम कैसे बताना है। देखिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि सबसे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला किधर है, तो देखिए इधर भी तो श्रृंखला बनेगी ऐसे 1 2 3, लेकिन यहाँ तो कार्बन है नहीं, इसका मतलब श्रृंखला में नहीं आएगा। इधर करेंगे 1 2 3, सबसे लंबी श्रृंखला ये बन रही है। सबसे पहले ये करना रहता है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, उसका देखते हैं कि जो उससे जुड़ा हुआ जो ग्रुप है उसको कम स्थान मिले थे। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, तब वो 2 पे जुड़ा गया, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, तब वो 2 पे जुड़ेगा, यानी कि इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो पहले नंबर 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और लास्ट में ई आता है, लेकिन ई को हटा के ये 2 नंबर पे ओल जुड़ा है, क्योंकि OH जो होता है ये एल्कोहल होता है, OH इसका जो होता है सफिक्स होता है, इसलिए इसके 2 नंबर पे क्या जोड़ देंगे ओल, यानी प्रोपेन टू ऑल, मतलब इसका नाम क्या हो गया प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और लास्ट में ई रहता है, ई को हटा के 2 नंबर पे ऑल जुटा है तो 2 ऑल हो गया, ये हो गया इसका नाम, आईपीएससी नाम प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। कितने लोग ऐसे लिखते हैं 2 प्रोपेनॉल, जो कि वो शुद्ध नाम नहीं होता, सबसे ज़्यादा शुद्ध नाम ये होता है। ठीक है ना, उसका हमने ये बता दिया ना कि ये कहाँ जुड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर भी जुड़ सकता था, लेकिन मैंने उसको एड्रेस बता दिया कि ये 2 नंबर पर जुड़ा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला CH3 CH2 और Cl है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे क्लोरीन जुड़ गया है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 नंबर पे जुड़ जा रहा है। देखिए लेकिन इस वाले कार्बन को नहीं गिना जाता है, ये ध्यान रहे, इस वाले कार्बन को नहीं गिना, क्लोरीन में आता है ना। तो 1 2 3 कार्बन, यानी जाहिर सी बात है प्रोपेन है, लेकिन 1 नंबर पे क्या जुड़ा है क्लोरीन, तो 1 क्लोरो लिखा है, आईपीएससी नाम में क्लोरो बोला जाता है। तो 1 जब हेलो इसको बोला जाता है, हेलो जो होते हैं आगे उनका सबसे पहले नाम लिखा जाता है। तो 1 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। अब की लास्ट में देखिए ई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ जोड़ा नहीं गया था, इसलिए हो गया इसका क्या नाम 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए कह रहा है एथेनॉल क्षारीय के MnO4 से अपक्रिया करता है। तो देखिए ये एथेनॉल का फार्मूला है, इसका देखिए फार्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, C2H5OH, ये भी है। देखिए यहाँ भी 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन है, और यहाँ पर 3 5 है हाइड्रोजन और OH यहाँ पर, तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एथेनॉल क्षारीय के MnO4 से क्रिया करता है। तो देखिए एथेनॉल को जब क्षारीय के MnO4 से क्रिया कराते हैं, तो ये जो KMnO4 होता है ना, ये नवजात ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। इसका जब क्षारीय के MnO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये नवजात ऑक्सीजन देता है, और जब नवजात ऑक्सीजन देता है तो हमने 2 नवजात ऑक्सीजन लिया, यहाँ 2 लगा दिया, 2 नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, ये जो होता है नवजात ऑक्सीजन देता है। 2 नवजात ऑक्सीजन लिया, क्यों लिया, देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ से मैं ले सकता हूँ क्या, देखिए H2 निकाल दे रहा हूँ, H यहाँ से एक बार H यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना, H यहाँ से H2 आइए वाला मान लीजिए H निकाल लीजिए, H2 ये निकल गया, तो H2 पूरा बाहर निकल गया, देखिए H2O, और यहाँ पर बच्चा क्या C, आई 2 बार O, तो देखिए CH3 ऐसे रहेगा, IC बचा, आई डबल 2 बार O बचा, तो 2 बार O को ऐसे लिख दिया, और 1 बार H बचा था, इतना। इसी को बोलते हैं एथेनोइक एसिड बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है इसी को, तो ये बन गया ऐसा, बस इतना ही करना था। अगला देखिए ये रिएक्शन 2 भागों में भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ 2 कार्बन हाइड्रोजन एक ही साथ ले लिया और एक ही बार में अपक्रिया पूर्ण हो गई। अगला देखिए एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है। ये एसिटिक अम्ल है जो आपको बताया ना, ये इसका आईपीएससी नाम था। देखिए दोनों एक ही तो है, देखिए तो एथेनोइक अम्ल है, इसी का जो है आईपीएससी नाम है एथेनोइक अम्ल, इसका साधारण नाम जो है एसिटिक एसिड एसिटिक अम्ल है। तो देखिए ये एसिटिक अम्ल है और कह रहा है सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, तो एसिटिक अम्ल है और सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो है ना सोडियम ज़्यादा क्रियाशील तत्व, ये जाकर यहाँ से हाइड्रोजन की इसको हटा देता है। तो ध्यान से देखिए 2 बार CH3 था, 2 बार CH3 है, CO है, ये नाइट्रोजन जो था 2 बार था, तो यहाँ जाकर इसको हाइड्रोजन को हटा दिया, तो आखिर ये 2 बार लिया गया था। ठीक है ना, अभी देखिए आपको समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये था CH3,
ये है CH3COOH है, और क्या है प्लस का Na2CO3 है, ये है ना। अब देखिए मैंने दो नहीं लिया, अभी बैलेंस कर लूँगा। तो देखिए जब ये यहाँ जाता है इसके पास तो ये हो जाता है CH3COO, और ये अन्य यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, ये अन्य। अब देखिए यहाँ पर H है और यहाँ पर CO है, तो ये हमेशा बना लेते हैं H2CO3, लेकिन ये नहीं लिखना रहता है, ये ध्यान है, इसके जगह पे ये लिखा जाता है H2O प्लस का CO2। देखिए H2, एक बार यहाँ से O ले लिया, 3 बार O है तो एक बार O ले लिया, यहाँ पर एक बार कार्बन और 2 बार O बनाती है, बना ना, इसको यह अस्थायी होता है, इसलिए ये टूट के फिर ये बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस करना, तो बैलेंस करने के लिए मैं आपको क्या बताया, सबसे ज़्यादा देख लीजिए इधर कौन है। तो मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिखते हैं, यहाँ 2 बार है, और यहाँ हाइड्रोजन एक बार, यहाँ 2 से गुणा किया तो 2 बार हाइड्रोजन हो गया, लेकिन 2 बार CH3 हो गया, तो 2 बार CH3 भी गुणा कर 2 बार CH3 भी हो गया, 2 बार नाइट्रोजन था 2 बार नाइट्रोजन भी तो हो गया, सब बैलेंस हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे हो सकता है रिएक्शन। अगला देखिए निम्नलिखित में क्रियात्मक समूह को पहचानिए, मतलब इसमें कह रहा है कौन सा क्रियात्मक समूह है। देखिए यहाँ पर CHO क्रियात्मक समूह कौन है, CHO है, तो देखिए इसका समूह कौन सा है, क्रियात्मक समूह CHO है, एल्डिहाइड इसको बोला जाता है। इसमें कह रहा है कौन है, तो देखिए इसमें क्रियात्मक समूह ये वाला है, ये वाला, इसमें क्रियात्मक समूह ये वाला था, इसमें क्रियात्मक समूह ये वाला है COOH, तो ये जो होता है ये वाला है, इसको बोला जाता है एस्टिक एसिड वाला, अभी बताया हूँ आपको, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित पे कह रहा है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए एस्टिकरण क्या होता है, एस्टिकरण, तो ध्यान समझिएगा एस्टिकरण क्या होता है। आप क्वेश्चन ये देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा था एस्टिकरण, यही वाला क्वेश्चन है। ये एस्टिकरण जो पूछा है पूरा ये 2 नंबर में ये आएगा, 2 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, तो यानी 6 नंबर में 2 नंबर के समय है। तो देखिए एस्टिकरण क्या होता है, जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। देखिए कितना बढ़िया परिभाषा है, क्या बोला है, जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए ये क्या है, एस्टिक एसिड है ये, और इथेनॉल है। जब यहाँ से क्या होगा, यहाँ देखिए ये वाला H और ये वाला H, यहाँ पर देखिए चल नहीं रहा है, इधर ये H हो गया ये वाला, और ये वाला जो है OH, ये दोनों आपस में जब जुड़ जाएंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, ये वाला और ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो H2O निकल जाएगा, और ये बचेगा CH3COO, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला H2O, तो H2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH3COO, और यहाँ पर C2H5, इसी को बोलते हैं एस्टर, ठीक है ना। यही हो गया, इसी को प्राप्त करना था, बस इतना ही है, 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है, देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन ये कहा था कि टिप्पणी पे समजाति श्रेणी क्या होती है। तो देखिए समजाति श्रेणी क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। आप समझिए कैसे, इसमें बोला गया ना कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह भी एक जैसा होता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उसके सदस्यों का समजात गुण कहते हैं, गण कहते हैं। गण मतलब नहीं होता है कि एक समूह होता है, उसी को बोलते हैं, उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। देखिए ये क्या है, मेथेनॉल है, एक कार्बन है ना इसमें, देखिए मेथेन और OH लगा तो मेथेनॉल, ये 2 कार्बन है तो एथेनॉल, ये 3 कार्बन है तो ए हो गया प्रोपेनॉल। देखिए इसमें सभी में क्रियात्मक समूह क्या है, एक जैसा, उनका सूत्र भी देखिए लगभग CH3, यहाँ CH2, इनका देखिए इसमें जो ये वाले हैं इनका सामान्य सूत्र एक जैसा, इनमें क्रियात्मक समूह सब में क्या है, एक जैसे है, तो उसी को बोलते हैं समजातीय श्रेणी बोलते हैं। देखिए OH सब में क्रियात्मक समूह OH ही ना, इसलिए क्या है समजात श्रेणी। अगला उसमें देखिए क्या है, इसकी विशेषता भी देख लीजिए, इसमें तो टिप्पणी करने के लिए बस बोला था, विशेषता भी देख लीजिए। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह, देख लीजिए OH था। प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है। देखिए क्रमागत है ना, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ देखिए 2 कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन था ना, यहाँ पर देखिए 5 हाइड्रोजन, तो 3 से 3 हाइड्रोजन करिए, 2 का अंतर आया ही नहीं। ऐसा अगले देख लीजिए 2 कार्बन, यहाँ देखिए 3 कार्बन, तो यहाँ पर यही तो बोला गया था कि इसमें 1 कार्बन, तो देखिए ये 1 कार्बन से 1 कार्बन, 1 कार्बन से 1 कार्बन, ये पूरा कट गया, 1 कार्बन बचा ना, तो 1 कार्बन का अंतर आया। दूसरा देखिए हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन, ये वाला कटा है, ये वाला कटा है 2 हाइड्रोजन का, ये वाला अंतर है, ये नहीं देखना है, तो क्रियात्मक समूह देखिए 2 हाइड्रोजन। इसमें यही बोला गया है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में ये बॉन्ड है, माइनस नहीं है, बॉन्ड CH2 का अंतर होता है सब में, ठीक है ना। क्रम से अगर चलेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला था, अगला क्वेश्चन बोला था कि कार्बन की चतुस्संयोजक प्रकृति बताइए। तो चलिए देखते हैं कार्बन क्यों चतुस्संयोजक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 4 प्रकार का बॉन्ड बना सकता है, 4 तरह से बॉन्ड बना सकता है और अपनी संयोजकता पूर्ण कर सकता है। तो देखिए कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में क्या होती हैं, समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर क्या होती है, वितरित नहीं होती है। देखिए ये बोल रहा है कि ये जो है मान लीजिए कार्बन है,
तो ये यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड ऐसे बनाएगा ना, तो ये 90 डिग्री पे अंतर कोण पे नहीं वितरित होती है। ये कार्बन है तो यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसे रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ऐसे होता है पिरामिडी की तरह। ऐसे ऐसे जब मिलाएंगे तो ये पिरामिडी लगभग लगभग बन जाएगा ना ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये इसको मिला देंगे ऐसे ऐसे तो बनेगा पिरामिड की तरह, ठीक है ना। तो ये बोला है कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री कोण पर वितरित नहीं होती है, ठीक है ना। ली बेल तथा वांट हाफ 1874 ईस्वी के अनुसार जो है, यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं जो है समचतुष्फलक के रूप चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली 4 सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। अभी आपको बताएं जो ये इनको केंद्र से अगर इसको मिलाया जाए, इसे सबको यहाँ से इसे मिलाया जाए, इसको ऐसे मिलाया जाए तो ये क्या होता है, तो ये क्या सरल रेखा को प्रदर्शित करती हुई होती हैं। इस प्रकार किन्हीं भी 2 संयोजकताओं के बीच में कह रहा है कि 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण बनता है। ये जो बताया हूँ इनके बीच का चाहे इनके बीच का यही लीजिए, कह रहा है 109 और 28 डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण बनता है इनके बीच में, ठीक है ना। यही बोला है कोण होता है। कार्बन की चारों संयोजकताएं चित्रानुसार आकाश में वितरित रहती है। आकाश मतलब इसे खुले वातावरण में। देखिए ये कार्बन है और कार्बन जो होता है चार हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। देखिए इनको मैंने क्या किया, ये जो एकदम पूरा ये जो ठोस लाइन है इसको बोला जाता है मतलब ये दिख रहा है, और जो ये डॉटेड किया गया मतलब हमको नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या किया हूँ काल्पनिक से बनाया हूँ, तो ठीक है ना। तो अब देखिए इनको जब मिलाया जाता है तो सभी जो होती है ना, जितने एंगल इन पे बनते हैं वो कह रहा है 128 डिग्री और 109 डिग्री और 28 मिनट की कोण पे क्या हो रहते हैं, सभी झुके रहते हैं बॉन्ड, ठीक है ना। अगला देखिए ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है विभिन्न पोषी स्तरों, अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है अगला, कह रहा है विभिन्न पोषी स्तरों को उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए उपयुक्त पोषी स्तरों की उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। देखिए पोषी स्तर क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेंगे फिर अभी बताएंगे क्या होता है सब। तो देखिए पोषी स्तर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में होता है। मतलब देखिए कोई पेड़ पौधों को खाता है, कोई सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो कोई पेड़ पौधों को कोई खाता है तो कोई उनको खा लेता है। तो ऐसे क्या होता है ऊर्जा का मतलब ऊर्जा का जो प्रवाह एक दूसरे रूप में होता रहता है, तो दूसरे जीव में होता है। इस ऊर्जा प्रवाह के दौरान जीव विभिन्न स्तरों पर भोजन प्राप्त करते हैं जिन्हें पोषी स्तर कहा जाता है। मतलब यही जो है एक दूसरे को क्या होते हैं ऊपर निर्भर रहते हैं, तो पोषी स्तर कहते हैं। प्रत्येक स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है, बाकी ऊर्जा का ह्रास होता है। मतलब देखिए जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उनको 10% ऊर्जा अधिक मिलेगा, और जो पेड़ पौधों को खाते हैं उनको 10% ऊर्जा कम मिलेगा। उसको जो पेड़ पौधों खाते थे फिर उनको जो खाएंगे उनको 10% ऊर्जा क्या होगा, कम मिलेगा, बाकी सबका ह्रास हो जाता है। तो 10% ऊर्जा ही अगले तक पहुँच, मतलब 10% ऊर्जा मिलेगी। इसलिए जो होते हैं पेड़ जो साग सब्जी पेड़ खाते होते हैं उन लोगों का जीवन स्तर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा ऊर्जा लेते हैं। अब बाकी जो मांस मछली मीट मछली खाते हैं उन लोगों का जो होता है जीवन काल थोड़ा कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि ऊर्जा जो होता है उन लोगों में कम होता है। अगला देखिए विभिन्न पोषी स्तर। देखिए प्रथम पोषी स्तर यानी इसको उत्पादक बोला जाता है। प्रथम पोषी स्तर को देखिए ये वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, ठीक है ना। ये जो है अपना भोजन क्या कहते हैं प्रथम पोषक वाले, ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उपयोग करके। देखिए कैसे करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। तो देखिए हरे शैवाल हो गए और क्या पेड़ पौधे हो गए और हरे शैवाल हो गए आदि, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए द्वितीय पोषी स्तर में कौन आता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ये देखिए ये वे जीव हैं जो उत्पादकों को खाते हैं, मतलब जो यहाँ से अभी बताया नहीं उत्पादक इन लोगों का नाम जो था उनको ये क्या करते हैं खाते, जैसे हिरण हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, टिड्डा हो गया, ये सब पेड़ पौधों को खा लेते हैं। फिर तृतीय पोषक स्तर में देखिए यानी द्वितीय उपभोक्ता, ये वो जीव होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, मांसाहारी होते हैं। जैसे भेड़ शेर हो गया, भेड़िया हो गया और मेढक सांप, ये सभी क्या करते हैं उन सबको खाते हैं। जैसे देखिए आप लोग पता है हिरण शेर को खाता है, और देखिए टिड्डा को जो होता है सांप खा लेगा, चाहे ये मेढक खा लेगा, ऐसे होते हैं ना। भेड़िया जो होता है बकरी को खा लेगा। तो ये होते हैं इनको द्वितीय वाले को कौन खा लेते हैं, तृतीय वाले खा लेते हैं। अब तृतीय वाले कौन खाएंगे, चतुर्थ वाले खाएंगे। ये वे जीव होते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। जैसे बाज हो गया, चील हो गया, जो सांप को खाते हैं, ये सिर्फ इन्हीं सबको खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, जो मतलब मांस ही खाते हैं बस और कुछ नहीं। अगला 5वां पॉइंट में लिखना अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना।
देखिए ये वे जीव मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को अपघटित करते हैं, मतलब जो मरे हुए रहते हैं तो नहीं देखते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो सब उन लोगों को खाते हैं। तो वही बोला है कि ये जीव मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को विघटित करते हैं। जब मरे हुए रहते हैं उनका चमड़ा उड़ा जो रहता है, बचा उचा रहता है, उसको क्या करते हैं, विघटित करते हैं, खाओ के चाल उल के, और पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस मिला देते हैं। ये किसी पोषी स्तर में सीधे शामिल नहीं होते, किसी भी पोषी स्तर में सीधे नहीं शामिल होते हैं, ठीक है ना, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि उसका क्या करें, अपघटन करते ताकि वो मिट्टी में मिल जाए, जैसे जीवाणु और कवक हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये पूछा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैं तीनों को बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, पहला है जैव निम्नकर्णी पदार्थ क्या होते हैं। देखिए पहला इसमें बोला है जैव निम्नकर्णी। जैव निम्नकर्णी का मतलब देखिए, जैव निम्नकर्णी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों जैसे कि हो गए जीवाणु और कवक द्वारा प्राकृतिक प्रक्रियाओं से विघटित किया जा सकता है। मतलब उनको क्या करते हैं, सड़ा दें, गला दें और आराम से मिट्टी में मिल जाए, ठीक है ना, किया जा सकता है। ये पदार्थ पर्यावरण में आसानी से टूट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। ये पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। जैसे कागज हो गया, सूती कपड़े हो गए, लकड़ी हो गया, फल हो गया और सब्जियों के छिलके हो गए, ये सब क्या, गोबर, ये सब क्या होते हैं, मिट्टी में फिर मिल जाएगा। इसी को बोला जाता है जैव निम्नकर्णी पदार्थ, और ये प्रदूषण को नुकसान नहीं पहुँचाता है। अगला है मुकुलन। देखिए क्या होता है, कुछ निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु जैसे हाइड्रा हो गया में मुकुलन पाया जाता है। मुकुल की कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता होती है। मुकुल हाइड्रा के शरीर पर एक स्थान पर कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण उभार के रूप में विकसित होता है। मुकुल हाइड्रा शरीर से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। देखिए ये क्या था, यहाँ पर हाइड्रा है, हाइड्रा में देखिए छोटा सा उभार आ रहा है ना, ये उभार धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होते होते जाता है। एक समय क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, टूट के अलग रूप ले लेता है। तो इसी को संतति बोलते थे, मतलब ये उसके माता पिता हो गए और ये उसकी संतति हो गई, वहाँ से अलग रूप ले लेता है और ये फिर से क्या होता है, ये विकसित होने लगता है। तो इसी को बोला जाता है मुकुलन, ठीक है ना। और ये आ रहा है छोटे छोटे जो दिखा रहे हैं, इसको मुकुल बोला जाता है, ठीक है ना। और ये पूरा क्रिया जो है इसको मुकुलन बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपको लिख देना है इसमें। देखिए चित्र से बनाते हैं, या अमीबा में देखिए, अमीबा में बताइए नहीं, देखिए यही इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बस इतना हो गया। अगला देखिए, अगला है मानव मस्तिष्क की संरचना। मानव मस्तिष्क की संरचना कह रहा है टिप्पणी करिए। तो देखिए मानव मस्तिष्क की संरचना पर टिप्पणी करना है, तो इसमें देखिए इसका चित्र बना दीजिए। ये कमी की, क्योंकि इसमें कहा ही नहीं है कि बस टिप्पणी करने के लिए कहा है। टिप्पणी करने का मतलब ये हो गया कि या तो संरचना न बनाए, या तो ये कर सकते हैं कि उसके बारे में लिख दे बस। तो हमने क्या किया, लिख दिया। देखिए क्योंकि टिप्पणी करने के लिए कहा है तो उसके भेजे पर क्या टिप्पणी होगा। देखिए मानव मस्तिष्क शरीर का सबसे जटिल अंग है, जो खोपड़ी के भीतर स्थित होता है और मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित बटा होता है। देखिए पहला है अग्र मस्तिष्क, यानी इसमें होता है सेरेब्रम होता है, फिर मध्य मस्तिष्क, फिर पश्च मस्तिष्क होता है जिसमें सेरेबेलम और मेडुला होता है। यह लगभग क्या होता है, 1.3 से 1.4 kg का धूसर और श्वेत पदार्थ से निर्मित तंत्र का केंद्र है, जो हमारा दिमाग है, ठीक है ना, जो विचारों, भावनाओं, यादों, गतिविधियों और संवेदी प्रक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। बस इतना ही लिखना है, क्योंकि 2 ही नंबर का जब क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं 2 ही नंबर का क्वेश्चन है ये, तो कितना लिखना है, ठीक है ना, इतना बहुत है। अगला देखिए, अगला इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कहा था उत्सर्जन तंत्र क्या है, मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था उत्सर्जन तंत्र क्या है, मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, और ये 4 नंबर का था, ठीक है ना। तो 4 नंबर का है। देखिए वहाँ चित्र गलती से गलत चिपक गया था। ये देखिए यहाँ पर ये जो है, ये यही है उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए इसने यही पूछा था ना, उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र क्या, अभी मैं बताऊँगा, पहले चित्र आप समझ लीजिए, फिर इसको मैं बताऊँगा क्या है। तो देखिए ये जो होता है ब्रिक, यानी कि किडनी, यानी कि गुर्दा। ये जो होता है 2 भाग होते हैं इसके। और ये देखिए इनसे 2 ये जो नलिकाएं निकली रहती हैं, यही मूत्राशय से जुड़ी रहती है। और मूत्राशय में देखिए जो मूत्राशय यहाँ पर क्या होता है, मूत्र आकर इकट्ठा होता है, और यहाँ पर देखिए एक भाग होता है जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, और सबसे नीचे वाले भाग को मूत्र रंध्र बोला जाता है, ठीक है ना। और ये आपको ऐसे प्रॉपर तरीके से पेपर में बना देना है। अब यहाँ पर देखिए किडनी की संख्या यानी ब्रिक की संख्या 2 होती है, इसकी नलिकाएं जो होती हैं वो भी 2 होती हैं, और बाकी सब क्या होती हैं, 1-1 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र जो होता है, शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र करता है और उन्हें बाहर निकालता है। ये जो होता है सभी तरल पदार्थों को क्या करता है, एकत्रित करता है, उनको मूत्र के मार्ग से क्या होता है, बाहर निकाल देता है। अब देखिए तो ये था ना, और उसमें ये बोला था, कहा था कि मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये चित्र नहीं, जो आपको चित्र दिखाए हैं वही वाला बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये मानव का जनन तंत्र है। देखिए अब इसमें उत्सर्जन तंत्र अंग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं कि ये ब्रिक की एक छोटी मूत्रवाहिनी। देखिए पहले क्या होता है, ब्रिक की एक जोड़ी होती है, अब ये दिखाया हूँ आपको,
मूत्रवाहिनियाँ की एक जोड़ी होती है, और एक मूत्र मार्ग होता है और एक मूत्राशय होता है, ठीक है ना। तब देखिए पहले वृक्क के बारे में जान लेते हैं कि वृक्क सेम के आकार की एक संरचना होती है, जो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर क्या होती है, स्थित होती है। वृक्क, दो वृक्क होते हैं, दोनों हड्डी के इधर उधर क्या होते हैं, रहते हैं, और पीठ की पसलियों और मांसपेशी द्वारा क्या रहते हैं, संरक्षित मतलब सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक वयस्क मानव में गुर्दे का जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और वजन लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। ये वृक्क के बारे में इतना बात लिख देना। अगला मूत्रवाहिनियाँ क्या होती हैं, ये किडनी से निकलकर मूत्राशय तक जाती हैं। इसकी भित्ति में कर्माकुचन होता है, मतलब फैलने का, सिकुड़ने का कर्माकुचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। अगला देखिए मूत्राशय, यह उदर गुहा के पिछले भाग में स्थित होता है। ये मूत्राशय होता है, ये उदर गुहा मतलब पेट के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्रवाहिनियाँ आकर खुलती है। ये मूत्राशय होता है, आपको चित्र जो दिखाया हो उसमें आकर दोनों लेकर क्या होती है, खुलती हैं। वह इसमें क्या होती है, मूत्र को संग्रहित किया जाता है। अगला लास्ट जो लिख देना है मूत्र मार्ग। देखिए मूत्राशय का पश्च भाग सकरा होता है, ठीक है ना। मूत्राशय का पश्च भाग जो होता है मतलब पिछला भाग क्या होता है, सकरा होकर एक पतली नली, मतलब वो चौड़ा होता है ना, फिर आगे आकर क्या होता है, पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है ना। इतना आपको लिख देना है, तो इतना आपको लिख देना है, उसमें आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला शुक्राणु है, शुक्राणु निर्माण में हार्मोन की भूमिका पर। अगला है जनन में परागकणों की भूमिका पर, और ये अथवा करके ये भी कर सकते हैं, तो लेकिन मैं आपको सब कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये मूत्र मार्ग में हार्मोन की भूमिका क्या होती है। तो देखिए मूत्र मार्ग, शुक्राणु में हार्मोन की भूमिका क्या है। तो देखिए शुक्राणु निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से कूप उत्तेजक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब ये जो निर्माण होता है इसका शुक्राणु का, ये ल्यूटिनाइजिंग नामक हार्मोन से क्या होता है, नियंत्रित होता है। मतलब कितना बनना है, कितना रुकना है, ये सब होता है, ठीक है ना। अगला देखिए इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक होता है, ठीक है ना। थैलेमस होता है। यह जो होता है गोनाडोट्रोपिन यानी कि रिलीजिंग हार्मोन जारी करता है। ये क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जारी करता है जो होता है, ठीक है ना। जो पिट्यूटरी ग्रंथि मतलब FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। और LHS मतलब इसका होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तो ये इसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में इतना लिख देना है। फिर अगला देखिए क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LHS क्या होता है। तो LHS जो मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ये वृषण में लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है, ठीक है ना। जो होता है लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन उत्तेजित होता है। मतलब इससे टेस्टोस्टेरोन हमारा मजबूत होता है और बढ़ता है। अगला है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन यानी FSH। अभी आपको बताया जो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में लिखा गया है, देखिए FSH यानी यही जो है सटोली, ये बोल सकते हैं सटोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को बनाए रखने और समर्थन करने में मदद करता है, ठीक है ना। ये आपको लिख देना है FSH के बारे में। टेस्टोस्टेरोन देखिए क्या होता है, यह पुरुष हार्मोन शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है, सिर्फ शुक्राणु मतलब पुरुष के लिए ही आवश्यक है, और माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब अगर इसका जो है बोल सकते हैं विकास अगर टेस्टोस्टेरोन का रुक जाए तो आप में वृद्धि, आप में मतलब जो पुरुष का जो होना चाहिए, जो उसका शरीर जो होना चाहिए बहुत दुबला पतला होना चाहिए, अगर इसका निर्माण अगर रुक जाए और कम हो जाए तो, ठीक है ना। इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला उसी में है इम्हीबिन। देखिए क्या होता है, अगर आपको नहीं आता था तो बस 3-4 पॉइंट लिख दीजिए जो अच्छे हैं बस, ठीक है ना। यह हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। इस प्रकार शुक्राणु उत्पादन के स्तर को संतुलित करता है। ये जो होता है इम्हीबिन जो होता है, ये शुक्राणु के निर्माण उत्पादन को क्या करता है, संतुलित करता है। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा था, अगला एक था जनन में परागकणों की भूमिका क्या होती है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये भी कितने नंबर का है, ये भी जो है ये पूरे 3 नंबर का है, ये भी ठीक है ना, 3-3 नंबर के थे। तो देखिए ये क्या है, परागकण जो होते हैं पौधों में नर प्रजनन कोशिकाओं को मादा प्रजनन अंगों तक ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना, जो होते हैं। अगला देखिए जिससे निषेचन और बीज का निर्माण होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो परागकण होते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर एक पौधा है, ठीक है ना, यहाँ पर एक पौधा है और यहाँ पर दूसरा पौधा है, यहाँ पर मान लीजिए दूसरा पौधा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं परागकोश होते हैं, ठीक है ना। इसमें परागकोश होते हैं, इसमें परागकण भरे रहते हैं, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ तक ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना, ये जो होते हैं, ठीक है ना, ताकि यहाँ से कण जो है इस पर निकल यहाँ तक पहुँच जा सके।
तो ये है परागकण पौधों में नर प्रजनन कोशिकाओं को मादा प्रजनन अंगों तक ले जाने का कार्य करते हैं, जिससे निषेचन और बीज निर्माण होता है। अगला देखिए परागकणों में देखिए परागकणों की भूमिका जनन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, पहला परागकणों में नर युग्मक होते हैं, मतलब इसमें नर युग्मक होते हैं जो बीज वाले पौधों के नर भाग में बनते हैं। अगला देखिए परागकण की प्रक्रिया के माध्यम से ये परागकण विभिन्न माध्यमों द्वारा फल के नर भाग से मादा के नर भाग तक पहुंच जाते हैं। तो जो परागकण होते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है जाने का कार्य करते हैं, तभी क्या होगा, ये निषेचित होता है, तभी इसका अंडा जो होता है, इसमें जो कण होते हैं इसके अंडाशय में जाते हैं। तो वही लिखा गया है कि परागकण की प्रक्रिया के माध्यम से ये परागकण विभिन्न माध्यमों द्वारा फल के नर भाग से क्या होता है, मादा भाग के तक क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं, यानी स्थानांतरित होते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन देखिए पूछा था, यही क्वेश्चन जो है अथवा करके कहा है, ये वाला दोनों है ना, ये भी क्या होंगे 3-3 नंबर के, क्योंकि ये जो 3-3 नंबर के थे तो ये भी 3-3 नंबर के होंगे। तो इसमें देखिए बोला है कि F2 पीढ़ी में दृश्य प्रारूपी मतलब फिनोटाइप अनुपात की गणना कीजिए जब लंबे तने व गोल बीज वाले मटर पौधे में संकरण मतलब क्रॉस कराने पर बौने तने व झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के मध्य कराया जाता है। तो मतलब देखिए क्या होता है, तब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए इसका आंसर। तो पहले यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा बेसिक, लंबे अगर तने पौधे हैं, लंबे हैं और तने पौधे हैं तो उसको प्रभावी बोला जाता है और उनको कैपिटल टी से दर्शाया जाता है। अगर बौने तने पौधे हैं तो उसको अप्रभावी बोला जाता है, उसको स्मॉल टी से दर्शाया जाता है। अगर गोल बीज वाले तो देखिए गोल है और बीज है तो ये प्रभावी गुण है, अप्रभावी गुण है तो इसको आर, गोल राउंड आर, झुर्रीदार है तो अप्रभावी हो जाएगा गुण, और ये इसको स्मॉल से दर्शाएंगे। अब देखिए इसमें क्या बोला था, लंबे तने व गोल बीज एक साथ बोला गया है। लंबे तने तो लंबे तने को हम टी बोलते हैं, और गोल बीज को आर बोलते हैं वाला पौधा, तो देखिए कैपिटल टी और कैपिटल आर इसको बोलते हैं लंबे तने व गोल बीज वाला पौधा। अगला देखिए बौने तने व झुर्रीदार को बोलते हैं, बौने तने यानी स्मॉल टी और झुर्रीदार बीज को आर से दर्शाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आर लिखा होगा, देखिए झुर्रीदार वाले। तो ये पूरा इसमें बेसिक चीज़ था। अब देखिए क्या बोला गया है, इसमें कह रहा था पीला गोल पौधे और यहाँ हरा झुर्रीदार पौधे। तो ये देखिए पीला गोल पौधे को टी कैपिटल आर और यहाँ पर देखिए सब स्मॉल लिए गए। इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने देखिए एक बार इस टी से इस टी का करा दिया, इस वाले से आर से एक बार इस वाले आर का करा दिया। अब ये हो गया, इसको जो बोला जाता है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको बोला जाता है F1 पीढ़ी हो गया। हमको तो F2 पीढ़ी में जाना है क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए इसको बोला जाता है पीला गोल। क्यों पीला गोल बोला जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो कैपिटल टी है ये अपना प्रभावी लक्षण होगा और ये होगा प्रभावी लक्षण, ये तो अप्रभावी लक्षण है, अपना लक्षण दिखाई नहीं पाएंगे, इसलिए इसको बोला जाएगा पीला। ठीक है ना, जब टी आएगा तो इसको बोला जाएगा पीला, और ये जो है गोल वाला, तो पीला गोल हो गया। अब इनमें देखो स्वपरागण कराएगा, स्वपरागण कैसे कराया जाता है देख लीजिए। तो ये चित्र मैं थोड़ा सा उल्टा बना दिया हूँ, आपको मैं इसी को सही तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपको मैं यही दिखा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसने कैपिटल टी स्मॉल आर लिया हूँ ना, तो यही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देखिए आपको इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बना के, आप देख सकते हैं यही जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे भी है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जो देखिए यहाँ पर लिखा है ना टी, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं टी आर, फिर यहाँ पर देखिए टी और स्मॉल आर, और यहाँ पर है टी, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए चाहे। मैंने ये दोनों ये जो रेड वाले हैं मैंने इधर से किया हूँ ना, आप इधर ही लिख सकते हैं। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर। अगला देखिए क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब देखिए ये चीज़ें जो लिखा हो ना, मैं इसको इधर लिख दूंगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर क्या है टी कैपिटल और आर, ये जो हो गया ये हो गया। तो इसी को क्या करना है, संकरण करना है। संकरण में यहाँ थोड़ा सा बता दूंगा, उसके बाद समझा दूंगा। देखिए ये जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया। फिर इस वाले में यहाँ से मिलाएंगे तो कैपिटल टी, ये वाला कैपिटल टी है, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल आर, यही संकरण करना है। देखिए ये चीज़ कराया हूँ, यहाँ देख लीजिए टी है, दोनों टी है तो दोनों टी दोनों आर। फिर इस वाले में आइए, इस वाले में देखिए आर है बड़ा, पहले आर वाले को बड़ा लिखना है, छोटे वाले आर को पीछे लिखना है, बड़े वाला टी है नहीं है तो दोनों टी है दोनों पीछे लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी देखिए पहले आर वाले लिखा जाता है तो स्मॉल आर दोनों में, तो स्मॉल आर आगे, कैपिटल टी आगे और स्मॉल टी पीछे। फिर इसी का इसमें कराना है, तो देखिए कैपिटल आर है, फिर स्मॉल आर है, फिर कैपिटल टी है, स्मॉल टी हो गया। फिर ऐसा दूसरा लाइन में आ जाइए, यहाँ से देखिए अब इस वाले में ऐसे कराना है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में जब आएंगे, इस वाले का इससे संकरण कराएंगे तो कैपिटल आर
आर फिर और स्मॉल आर है इसमें, और स्मॉल टी दोनों में। फिर यहाँ पर देखिए इसको कराएंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल टी दोनों मिल जाएंगे। फिर यहाँ से इसको कराएंगे तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर इस वाले से देखिए यहाँ पर कैपिटल आर 2 बार हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएंगे। फिर इस वाले का तीसरा लाइन में आ जाएगी, तीसरा लाइन में तो देखिए स्मॉल आर दोनों में रहेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर इस वाले में आएंगे तो देखिए आर है तो आर लिख दीजिए, स्मॉल आर है फिर कैपिटल टी है फिर स्मॉल टी है। मतलब आर वाले को आगे लिखना है और टी वाले को पीछे लिखना है, भले छोटा बड़ा रहे। अगला देखिए इस वाले में आएंगे तो कैपिटल स्मॉल आर तो है नहीं तो स्मॉल है तो स्मॉल आर फिर कैपिटल टी। फिर इसमें आएंगे तो स्मॉल आर है कैपिटल आर है तो कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर है फिर टी है तो टी हो गया बड़ा वाला। फिर अब लास्ट वाले में आ जाएगी, देखिए कैपिटल आर हाँ है, स्मॉल आर फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसमें आ जाएगी आर दोनों बड़े हैं तो दोनों आर बड़े हो जाएंगे, और ये टी बड़ा वाला और ये टी छोटा वाला। फिर इसके कराएंगे तो आर बड़ा वाला फिर आर छोटा वाला, फिर दोनों टी बड़ा वाले हैं दोनों टी बड़े वाले हो जाएंगे। फिर इसका जब इससे कराएंगे तो देखिए आर बड़ा वाला दोनों हैं और टी बड़े दोनों हैं। अब देखिए मैं आपको क्या बताया हूँ, यहाँ पर देखिए यही इनमें अनुपात पूछा था। देखिए लंबे तने गोल बीज, लंबे तने गोल बीज का मतलब ये हुआ कि एक बार क्या होना चाहिए, एक बार आर बड़ा होना चाहिए और एक बार टी भी बड़ा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन है। यहाँ पर देखिए बड़ा आर बड़ा टी एक बार, इसलिए देखिए मैं यहाँ पर रंग देखिए इसका ये जो पिंक कलर का है, ठीक है ना, इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल टी ये भी है, इसका मतलब इसमें भी एक कैपिटल टी, इसमें भी येलो लगा दिया, यहाँ भी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी हो गया, इसमें भी येलो लगाए। इसमें देखिए इसमें नहीं है, इस वाले में देखिए इसमें कैपिटल टी है लेकिन आर नहीं है, दोनों होने चाहिए। अगला है कैपिटल आर भी है कैपिटल टी भी है तो इसलिए येलो लगा दिया। यहाँ देखिए नहीं है, टी तो है लेकिन आर बड़ा वाला नहीं है, यहाँ पर देखिए दोनों है बड़े वाले इसलिए लगा दिया। इस वाले में देखिए नहीं है, आर तो है लेकिन टी नहीं है, यहाँ पर देखिए आर तो है लेकिन टी नहीं है, यहाँ देखिए आर भी है टी भी इसलिए येलो लगा दिया, आर है टी भी है येलो लगा दिया। यहाँ पर नहीं है, देखिए दोनों सब कोई नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए आर तो है लेकिन टी नहीं है, यहाँ पर देखिए टी तो है लेकिन आर नहीं है इस बारी, बड़ा वाला आर, ठीक है ना, दोनों बड़ा वाला भी हम खोज रहे हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा भी है और छोटा भी है, दोनों बड़ा आर और बड़ा टी दोनों है। तो येलो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए इनका जो अनुपात होगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब लंबे तने मतलब लंबे तने का मतलब देख लीजिए, यहाँ लंबे तने का मतलब कैपिटल टी होना चाहिए। और फिर यहाँ पर बोला है लंबे तने के बाद क्या बोला है, झुर्रीदार बीज यानी स्मॉल आर, कैपिटल टी होना चाहिए और स्मॉल आर होना चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल आर। देखिए येलो वाला तो इसे छोड़ देना है, कैपिटल टी है स्मॉल आर है, हाँ है, ठीक है ना। फिर देखिए इसमें तो नहीं है, कैपिटल टी है स्मॉल आर भी है, कैपिटल टी स्मॉल, इसको लेना नहीं क्योंकि ये तो येलो वाला है, इसको नहीं देखना है। कैपिटल टी है स्मॉल आर है, देखिए यहाँ पर भी टिक यहाँ पर चिन्ह लगाया हूँ, ठीक है ना, इसमें लेना नहीं क्योंकि ये तो चला गया, इसमें भी नहीं लेना। देखिए कैपिटल स्मॉल आर तो है लेकिन कैपिटल टी नहीं है। यहाँ पर देखिए आपकी कैपिटल आर है स्मॉल टी नहीं है, स्मॉल आर नहीं है टी नहीं है, इसलिए भी फेल हो गया। यहाँ पर देखिए तो ले लिया गया है, ये नहीं लिया गया है तो इसको तो हर ये दोनों टी छोटे हैं, बड़ा टी आना चाहिए और छोटा आर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए छोटा आर है लेकिन बड़ा टी नहीं है, यहाँ पर देखिए टी बड़ा वाला है और आर भी है तो इसका मतलब यहाँ भी एक बार हो गया, अब बाकी नहीं है सब। तो 1 2 3 ये वाले बिंदु देखिए ये 3 बार है, इसमें क्या आना चाहिए था, टी आना चाहिए था बड़ा वाला और आर आना चाहिए था छोटा वाला, तो ये 3 लोग हैं तो इसलिए 3 लिख दिया। फिर ठीक है ना। अगला क्या है बौना तनी मतलब देखिए बौना तनी का मतलब क्या होना चाहिए, स्मॉल टी और क्या बोला है झुर्रीदार बीज, गोल बीज। तो देखिए गोल बीज यानी क्या होना चाहिए, आर बड़ा होना चाहिए और टी छोटा होना चाहिए, आर बड़ा और टी छोटा, आर बड़ा और टी छोटा। तो देखिए इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं ले, जिस पे टिक लगा रहा हूँ इसको नहीं लेना है तो ना कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, इसको नहीं लेना है, ठीक है ना, ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, ठीक है। अब देखते कौन बचा, तो देखिए जहाँ जहाँ टिक लगा ये यहाँ पर बचा, और यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ, आर होना चाहिए बड़ा, हाँ है, टी है, हाँ है, तो ये भी हो गया, एक बार यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। आगे लेकिन ये वाला नहीं लेना है ना क्योंकि यहाँ पर तो येलो लगा है, ये वाला नहीं लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं, पिंक वाला लग गया था, इस पर देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बौने तने का मतलब स्मॉल टी और गोल बीज का मतलब आर, ठीक है ना, सही है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आर है और टी भी है, दोनों है ना, देखिए आर बड़ा वाला और टी छोटा वाला, एक हो गया आर बड़ा वाला टी छोटा वाला, यहाँ भी हो गया आर बड़ा वाला टी छोटा वाला, ये भी 3 बार है इसलिए 3 यहाँ लगा दिया। और एक ही देखिए इस पर भी टिक लगा, इसको भी टिक, इस पर भी टिक। अब देखिए सब पे टिक लगा, बस एक बार बचा ये वाला, तो एक बार ये हो गया बौना तने बीज झुर्रीदार बीज, एक बार है। 3 का अनुपात जो होगा 9:3:3:1, यही जो होगा इसका आंसर होगा। इसमें अथवा करके क्वेश्चन और दे दिया था तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। मानव में थायराइड व एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य लिखिए। चलिए इसको भी करा देता हूँ ताकि जो दोनों में से कोई भी आए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको ठीक है था, मानव में थायराइड व एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य लिखिए। तो देखिए मानव में थायराइड ग्रंथि तथा द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है थायरॉक्सिन होता है, मतलब थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और एड्रिनल से जो होता है स्रावित हार्मोन वो, और एड्रिलिन जो होता है एड्रिलिन से द्वारा
स्रावित हार्मोन जो होता है एड्रिलिन ही होता है, मतलब वो तो उसका तो वही होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, पहले थायराइड जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य लिखते हैं। यह शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपयोग शामिल है। मतलब ये हुआ कि इसमें जो टूट फूट की क्रियाएं हमारे शरीर में होती है उसको नियंत्रित कौन करता है, यही करता है, ठीक है ना, थायरॉक्सिन। अगला देखिए, यह हृदय और मांसपेशियों के कार्य, मस्तिष्क के विकास और हड्डियों के रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें भी बताता है हड्डियों को रख रखाव में भूमिका निभाता है। तीसरा देखिए, यह शरीर के वजन, ऊर्जा स्तर और आंतरिक तापमान को भी क्या करता है, प्रवाहित करता है, ठीक है ना। तो इसमें भी करता है, इसके कार्य होंगे। अगला देखिए, एड्रिलिन हार्मोन के कार्य देखिए, यह शरीर को तनाव या आपातकालीन स्थितियों जैसे लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। शरीर के लिए तनाव से आपातकालीन स्थितियों में क्या करता है, ये तुरंत उसको उत्तेजित कर देता है और उसके लिए क्या करता है, तनाव मतलब रोकने की क्षमता इसके अंदर पैदा करता है। अगला, यह हृदय की गति और रक्तचाप को क्या करता है, बढ़ाता है। अगला है, यह रक्त प्रवाह को मांसपेशियों तक ले जाने में मदद करता है और शरीर में ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो ये जो है इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन थे और ये 3 नंबर के थे। तो ये सारे क्वेश्चन ये चैप्टर के समाप्त हो गए। आप लोग इतना क्वेश्चन कर लीजिए, आपसे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही फंस जाएंगे। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।